सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दूर से वो कोई ऊल जलूल किस्म का किसान नजर आया। खेत मजदूरों वाला लिबास, सर पे सुर्ख फुंदने वाली टोपी, सुर्ख फुंदना हवा के दोष पे पीछे लहराता हुआ साफ नजर आ रहा था। लम्हा लम्हा वो करीब पहुंचता आ रहा था। मैं चबूतरे से नीचे उतर आया। शायद उसने भी मुझे नीचे उतरते देख लिया था, इसीलिए तो वो हाथ हिलाकर अपनी आमद की खबर दे रहा था। उसने मेरे करीब पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकने के लिए ब्रेक के अलावा अपने बड़े बड़े जूतों से भी काम लिया। शायद मोटर बाइक के ब्रेक खराब थे। मोटर बाइक को करीब से देखा। वो कोई पुरानी जर्मन फौजी मोटरसाइकिल थी जिसकी साइड में एक अंडे की शक्ल की नशिस्त जुड़ी हुई थी। इस मोटरसाइकिल के 3 पहिए होते हैं, मगर वो अकेला था। इजाफी नशिस्त पे खाने पीने का सामान, कुछ फल और सब्जियां रखी हुई थी। सुर्ख टमाटर सी रंगत वाला ये किसान बड़ा चाको चौबंद और हशाश बशाश सा दिखाई दिया। उसने एक बुलंद से कह के साथ मुझे शायद शाम का सलाम किया था। नीचे उतरकर उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मुआनका भी करने की कोशिश की, मगर मैं 2 कदम पीछे हो लिया। अब खुदा जाने वो मुझे क्या कुछ कहता या पूछता रहा। मैं बस सर हिला हिला कर यस यस ही करता रहा, क्योंकि मैं इतनी ही स्पेनिश जानता था जितनी वो इंग्लिश समझता होगा। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए एक तरह के गूंगे थे। बातें करते करते उसने सामान का थैला और फल सब्जियां वगैरह उठाई और अपनी तरंग में चबूतरे के नीचे बनी हुई शिकस्ता सी पथरीली सीढ़ियों से उतरकर कहीं गायब हो गया। इन सीढ़ियों के आसपास खुदरो कांटेदार झाड़ियां सी थीं। मैंने यहाँ पहुँचते ही ये सीढ़ियाँ देख ली थी, जो शायद मीनारे के नीचे किसी तहखाने की तरफ उतरती थी। इस किसान के सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मैं भी ज़रा सा आगे बढ़कर सीढ़ियों वाले रास्ते को देखने लगा कि ये किसान सामान लेकर कहाँ उतर गया है। थोड़ी देर बाद वो जिस तरह कैंची सा कुतरता हुआ गया था, वैसे ही सरोते सा काटता हुआ ऊपर आ गया। वो अब भी मुझसे यूं मुखातब था जैसे मैं उसका कोई लंगोटिया हूँ और उसकी हर अदा और हर बात समझ रहा हूँ। उसको मेरे किसी जवाब की शायद ज़रूरत ही नहीं थी, और ना ही इससे कोई गर्ज मतलब कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और यहाँ इस वीराने में इस वक्त बेवक्त क्या कर रहा हूँ। वो ज़मीन दोज तहखाने से कुछ फालतू चीज़ें, अनधुले कपड़े, खाली बर्तन और कुछ काट कबाड़ उठा लाया था, जो उसने मोटरसाइकिल की साइड कार में ठोंस ठांस दिया। मगर क्या मजाल जो इस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसकी अनथक ज़ुबान रुकी हो। वो अपने इस रंग में मुझसे और अपने आप से बातें करता हुआ एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब मैं ऊपर खड़ा इस सोच में गुम था कि इसके पीछे पीछे मैं भी नीचे जाऊं या ना जाऊं, कि वो पब पब करता हुआ फिर ऊपर आ रहा। अब उसके हाथों में प्लास्टिक के 2 भारी लिफाफे थे, जिन्हें उठाए हुए वो समंदर की जानब बढ़ गया। मैं उसे देख रहा था। वो समंदर के रुख अपने इसी टेम्पो में हवा से बातें करता हुआ जा रहा था। आखिरी किनारे पे पहुंचकर उसने वो लिफाफे समंदर में फेंक दिए, जिन्हें सतह समंदर तक पहुंचने में शायद कुछ वक्त लगा होगा, क्योंकि इस जगह से समंदर बहुत ही नीचे था। वो अपने हाथ बाजू लहराता हवा से बातें करता हुआ वापस आ रहा था। कभी वो मुझे मखबूतुल हवास दिखाई देता, कभी उजड़ बेवकूफ़ किसान और कभी सही ठेठ स्पेनिश। मैंने देखा कि स्पेनिश बड़े बातूनी, हंसोड़े और बेवकूफ़ से दिखाई देने वाले होते हैं। पहली दोनों बातें 100% दुरुस्त हैं,
تیسری بات کہ وہ بیوقوف دکھائی دیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن وہ اندر سے بڑے صحیح، سمجھدار اور مخلص ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ان کی زندگی ہیں: اول بھینسے سے لڑائی کرنا، دوم موسیقی سے لطف اندوز ہونا، سوم عشق کرنا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں دوسروں کو پاگل، بیوقوف، مخبوط الحواس اور نہ جانے کیا کیا سمجھ لیتا ہوں، مگر میں خود کیا ہوں؟ دیکھا جائے تو مجھ جیسا احمق اور گاؤدی شاید ہی کوئی ہو۔ کوئی تک بنتی ہے کہ صبح کا گھر سے نکلا ہوا، شام سر پہ، رات سامنے، اور ابھی تک گھاٹ کا علم نہیں، نہ یہ سدھ کہ یہ جگہ کون سی ہے، واپسی کا کوئی سامان ہے بھی کہ نہیں۔ وہ پاگل کسان میرے پاس سے ہوائی باتیں کرتا ہوا یوں گزر گیا جیسے کالا شاہ کاکو کے اسٹیشن سے تیز گام دامن بچا کر نکل جاتی ہے۔ وہ واپس جانے کے سلسلے میں اپنی پھٹیچر موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرانی موٹروں اور پرانے بڈھوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تردد تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی زبان اور پاؤں دونوں چل رہے تھے۔ وہ لگاتار پاؤں مار مار کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود ہی بے شرموں کی طرح اس کے پاس چلا گیا۔ انگریزی میں اسے کہا کہ پلگ اور پیٹرول وغیرہ چیک کر لو۔ اب خدا جانے کے پلے کچھ پڑا یا نہیں، البتہ اس نے جواب میں جو انگریزی بولی وہ تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ میں اس کے ہر لفظ پہ یوں اس بات میں سر ہلا رہا تھا جیسے میں اس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میری انگریزی اس گدھے کے سر سے گزر گئی ہے۔ اب میں نے گفتگو کا انٹرنیشنل طریقہ اختیار کیا، موٹر سائیکل کی ٹینکی اور پلگ کو چھو کر ہاتھ کا مختلف انداز بنا کر انہیں چیک کرنے کا مشورہ دیا۔ میرے اشارے وہ سمجھ گیا تھا، لیکن میرے مشورے پر عمل کرنا اس نے شاید کچھ مناسب نہ سمجھا۔ البتہ اونچی اونچی کچھ سلواتیں سناتے ہوئے اس نے زور سے اس کے انجن کی پسلی پہ لات جما دی۔ یقین کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد ایک ہی کک سے دڑ دڑ کی آواز کے ساتھ انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس پہ اس نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، پھر شاید اس کے بنانے والوں کی شان میں کوئی قصیدہ پڑا، پھر دوسری جانب گھوم کر ایک اور درد دی۔ اس تازہ تازہ پہ انجن ایسا بگٹٹ بھاگا جیسے ابھی ابھی 0 میٹر سٹارٹ ہوا ہو۔ پھر اس نے میری جانب داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہی ہو سکتا تھا کہ دیکھا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ وہ ایک فاتحانہ انداز سے موٹر سائیکل پہ سوار ہوا کہ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم بھی اپنے گھوڑے پہ ایسی شان استغنا سے سوار نہ ہوتا ہوگا۔ سورج اب ناک کے بعد آنکھوں تک ڈوبنے پہ آ گیا تھا۔ اس کی آخری دم توڑتی ہوئی زرد زرد سی کرنیں اس للو جگدر کے چہرے پہ ایک عجیب امکانہ سا تاثر ابھارے ہوئے تھی۔ میرے دل میں تھا کہ یہ بیوقوف رخصتی پہ مجھے ضرور پوچھے گا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں اور کیسے پہنچے، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے، مگر توبہ کیجئے کہ اس نے مجھے کوئی اہمیت دی ہو۔ وہ تو یوں مجھ سے سلوک کر رہا تھا جیسے میں ہمیشہ سے یہیں رہا ہوں اور اس کا پرانا لنگوٹیا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ اب وہ 1 2 3 کہنے والا ہے تو میں نے ہڑبڑا کر اشاروں، کنایوں اور آسان انگریزی میں اسے بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے بندے، مجھے کہاں اس خوفناک ویرانے میں چھوڑے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ بٹھاؤ، کم از کم اس سڑک تک تو چھوڑ جاؤ جدھر سے مجھے کسی شہر تک کوئی سواری میسر آ سکے۔ میں اپنی انگریزی ہانک رہا تھا، وہ اپنی اسپینش جھونک رہا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں کے اشارے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کلچ چھوڑنے ہی والا ہے تو آخری کوشش کے طور پر میں نے موٹر سائیکل کی بیک سیٹ اور اپنی بیک سیٹ کی طرف واضح طور پر ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ مجھے یہاں بٹھا لو۔ اس نے میرے اشارے کا مطلب سمجھنے کے لیے موٹر سائیکل کی بیک سیٹ اور میری تشریف کی طرف باری باری دیکھا اور اس بات میں بڑا سا سر ہلاتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ پیٹرول کی ٹنکی کے پاس سے ایک پرانا کپڑا گھسیٹ کر باہر نکالا۔ میں خوش ہوا کہ وہ میرے بیٹھنے کے لیے پچھلی سیٹ کی جھاڑ پونچھ کرے گا، مگر اس نے کپڑے سے اپنے جوتے صاف کیے، پھر اچانک سائیڈ کار پہ چڑھ کر
एक जोर की दौलती बैक सीट पर झाड़ दी। फिर वो नीचे उतर कर मेरी जानब बढ़ा। पता नहीं कि जोर जोर से क्या कह रहा था। मेरा ख्याल यही है कि वो मुझे मशवरा दे रहा था कि उधर समुंदर और डूबते सूरज की जानब मुंह करके हल्का सा मुर्गा बनकर अपनी तशरीफ़ वाज़ा करो ताकि मैं भरपूर लात जमा सकूं। मैं उसकी आमद का मतलब समझते ही उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ और बंदर की तरह फलांग कर चबूतरे पर चढ़ गया। वो नीचे मोटरसाइकिल की बैक सीट और इशारे से मेरी बैक सीट के मुतल्लिक कुछ ज़ोर ज़ोर से कह रहा था। मुझे नीचे उतरने के इशारे कर रहा था, पर तौबा कीजिए, मैं तो फैसला कर चुका था कि अगर वो मेरी बैक सीट पर लात जमाने के लिए चबूतरे की जानब बढ़ा तो मैं सीधा वहाँ से समुंदर की जानब भाग लूंगा, चाहे मुझे 300 फुट बुलंदी से छलांग ही क्यों ना लगानी पड़े। खैर, इसकी नौबत इसलिए ना आई कि वो मेरी बजाय मोटरसाइकिल की बैक सीट को एक और लात लगाकर और खूब जोर जोर से मुझे सलवातें सुनाता हुआ वापस चला गया। मैं नीम अंधेरे में दूर तक उसे जाते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि इलाही आज किस पागल से वास्ता पड़ गया है। फिर सोचने लगा कि वो यहाँ क्यों आया था। चबूतरे के नीचे वाली सीढ़ियों से उतरकर वो कहाँ गया था। वो कुछ लेकर गया था और कुछ उठाकर बाहर आया था। इसका मतलब है कि नीचे किसी जगह कोई है जिसकी कुछ ज़रूरतें हैं। वो खाता पीता और कपड़े पहनता है। इसका कुछ काट कबाड़ भी होता है जो समुंदर में फेंका जाता है। वो कौन है, इधर क्यों है, ये पागल नीम दीवाना सठियाया और खिसका हुआ कौन है। अगर ये ऐसा है तो वो कैसा होगा जो नीचे कहीं मौजूद है, कोई जराइम पेशा चोर डाकू। मैं चबूतरे पे नीचे पाँव लटका कर बैठ गया। मेरे पाँव के ऐन नीचे वो सीढ़ियाँ थी जो कहीं मजीद नीचे जाकर गायब हो जाती थी। फौरी ज़रूरत के दो काम आम थे, एक नमाज, दूसरा फौरी तौर पर यहाँ से निकल लेना ताकि मज़ीद किसी बदमज़गी में फंसने की बजाय अंधेरा गहरा होने से पहले पहले किसी करीबी शाहराह तक पहुँचा जा सके जो मुझे शहर तक ले जाए। वज़ू की भी ज़रूरत थी। इसके लिए पानी दूर नीचे समुंदर में तो था मगर आस पास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ चरिंद परिंद, मक्खियाँ, मच्छर और इंसान तक नज़र न आए वहाँ पानी का क्या मुकाम। बाहर तौर तयम्मुम किया, वहीं चबूतरे पे चादर बिछाकर सजदा रेज हो गया। सूरज गुरूब हो चुका था मगर इसके बावजूद ऊंचाई और खुली फिजा होने के बिना पे मुनासिब सी रोशनी थी। आसपास देखा जा सकता था। नमाज के बाद दुआ से पहले उंगलियों पे विर्द करते हुए सोच रहा था कि फारिग होते ही मोटरसाइकिल वाली पगडंडी पे हो लूँगा। किसी न किसी शाहराह तक रसाई तो हो ही जाएगी, वहाँ से फिर अल्लाह मालिक है। पेन टार्च मेरे बगली बैग में थी। दुआ के बाद मैं उठने का जतन कर ही रहा था कि करीब ही कहीं इंसानी खुसर फुसर की सरसराहट उभरती हुई महसूस हुई। मैं मलगजे से नीम उजाले में इधर उधर देखने लगा। मुझे मुस्तैद पाकर वो खुसर फुसर करने वाले शायद खामोश हो गए थे। मैंने थैले से टार्च निकाली और चबूतरे से नीचे उतर आया। शायद मैं उनकी तवक्को के खिलाफ फौरी तौर पर नीचे कूद आया था या उन्हें कहीं रूपोश होने में देर हो गई। मुझे दो साए जो सर तपा चादरों और चीथड़ों में लिपटे हुए थे बसदे दिक्कत और आहिस्तगी से नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। शायद वो अपाहज या लंगड़े थे। एक साए ने दूसरे को सहारा दे रखा था। मैंने फौरन रोशन टार्च का रुख उनकी जानब फेर दिया मगर वहाँ मुझे सिवाय तारीकी, झाड़ फूस, शिकस्ता पत्थरों के और कुछ भी दिखाई न दिया। मैं ऊपर सीढ़ियों के दाने पे खड़ा सोचने लगा कि ये लोग कौन हो सकते हैं। शायद ये वही लोग थे जिनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाने और इनका फुजला कचरा समुंदर में ठिकाने लगाने वो मोटरसाइकिल वाला अहमक यहाँ आया था। वाकई ऐसे वीरानों में रहने वालों, ऐसे अंधेरों तन्हाइयों के खूगर चमगादड़ों की चाकरी के लिए ऐसे ही उल्लू होने चाहिए जो चारों गांठ के फारिग हों। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई जब एक मोटी बिल्ली बराबर चूहा जो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे से ऊपर आया मेरे दोनों पाँव के दरमियान से गुजरता हुआ कहीं गायब हो गया। इतना बड़ा चूहा शायद मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। अगर उसकी दुम पतली, लंबी और चेहरा लंबूतरा ना होता तो मैं उसे बिल्ली ही समझता।
कराहत से मुझे मतली सी आ गई। सोचने लगा कि अभी तो सिर्फ चूहा निकला है, इसके पीछे कोई खूनखार आंखों से शोले बरसाती बिल्ली निकलेगी, फिर कोई खून आशाम चमगादड़, अबाबीलें, उल्लू, इनके बाद कोई ड्रैकोला दांत नकोसता हुआ ऊपर आएगा। मुझे वो दोनों साए कुछ इसी किस्म की चीज़ें ही लगे थे। तजस्सुस और कुछ मज़ीद जानने का लपका हर इंसान में कमो बेश मौजूद होता है। कमज़ोर कुव्वते इरादी और आम इल्मो फ़हम के लोग किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ते। मिली मिली और ना मिली करके वो किसी और जानब निकल जाते हैं। मगर मजबूत कुव्वते इरादी, कवीउल आसाब, खबती और मखसूस इल्मी तबा व फ़िक्र के लोग बड़े ख़तरनाक और हट के पक्के होते हैं। नतीजा चाहे कुछ भी बरामद हो, वो वही कुछ कर गुजरते हैं जो उनके मन में समाया होता है। मेरे अपने ख्याल में मेरा शुमार भी उन्हीं खबती, जुनूनी और ज़िद्दी लोगों में होता है। कहते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए तवानाई और तरीके की ज़रूरत होती है, लेकिन नीचे उतरने के लिए सिर्फ इरादे की। निकाह के लिए 2 गवाहों की, मगर तलाक के लिए 3 लफ्ज़ों की। इसी तरह बनाने के लिए 1000 बनाओ सिंगार चाहिए, मगर बिगाड़ने के लिए सिर्फ 2-4 तगाफल के छींटे ही काफ़ी होते हैं। कहना ये है कि कोई चीज़ मुझे उकसा रही थी कि चबूतरे पे चढ़ना, मीनारे से टेक लगाकर बैठना, नमाज पढ़ना, अब तहखाने की सीढ़ियों के दहाने पे खड़ा होना, आगे बढ़ूं या पीछे चला जाऊं, वही तजस्सुस के नीचे क्या है, साए कहाँ गए, चूहा कहाँ से आया। जिस तरह मोटर या मशीन पे लोड बढ़ जाए या गंदम पीसने वाली चक्की में दानों का गाला ज़्यादा पड़ जाए तो रफ्तार ज़रा धीमी और आवाज़ कदरे भारी हो जाती है। इसी तरह मेरे साथ भी जब कोई गैर मामूली हरकत बरकत वाक़या, सिलसिला या मसला दरपेश आने वाला होता है तो अंदर की चक्की पे लोड पड़ जाता है। मेरी 6 की 6 हिस्से अलर्ट हो जाती हैं। इसी 6 का आधा 3 यानी तीसरे कलमे के विर्द के आहंग की रफ्तार तेज हो जाती है। दिलो दिमाग दरू मशीनरी पे ऐसा बोझ पड़ जाता है कि लामोहल्ला मेरे मुंह से इस चिड़िया की तरह जिसने कव्वे के साथ मिलकर साजे में खिचड़ी पकाई थी और भूख के हाथों सारी खिचड़ी खुद ही हड़प कर ली, कव्वे ने गुस्से में आकर उसकी दुम को गरम गरम चिमटे से दाग दिया था और वो ची ची करती टापती फिरी थी। ऐसे मौके पे मेरे मुंह से खुद बखुद ची ची चाचा ची चाची निकल जाता, फिर जैसे मैं बख्तर बंद सा हो जाता। फिर ऐसे मौक़ों पे हमेशा मुझे अपने बाबा जी का फरमान याद आ जाता है कि मेरे स्याह पोश काले शाह काले बच्चों पे से बेअमरिल्लाह ज़ुल्मतो तागूत की नहूसतो निजासत बदनिगाही फसूद तलिस्म की बहमीयत व अजियत साकत कर दी गई है। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।